आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की तजवीज़ पेश की है, जिसका मुख्तलिफ गोशों से इस्तकबाल किया जा रहा है। महंत समाज का जहां कहना है कि गाय की इस हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो वहीं फिरंगी महली ने कोर्ट की तजवीज़ का इस्तकबाल किया है। आज खबर दोपहर में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है। उसको हम लोग वेलकम करते हैं। लिहाजा हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर कर उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की तजवीज़ पेश की है, जिसके बाद गाय पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। एक केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने यह भी तजवीज़ पेश की कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं और गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिलाने के लिए बिल लाने पर भी गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अगर गाय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मुल्क की तरक्की नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हम गाय के फलाह के बारे में सोचेंगे तभी मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अदालत ने कहा कि जब जब हम अपनी रिवायत, विरासत, कल्चर को भूले हैं, तब तब बैरूनी ताकतों ने हम पर हमला किया है और हमें गुलाम बनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ का महंत समाज ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि गाय की इस हालत के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है हम अपने पास रखते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। जो शख्स ऐसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन करके सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं हैं, हम ही आप हैं। गाय को हम पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। अगर दंड सरकार ने देगी तो भगवान जरूर देगा। इसलिए राष्ट्र गौ माता हमारी हैं और हम तो न्यायाधीश से ऐसा निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र गौ माता घोषित करें तो और अच्छा होगा। कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय के सिलसिले में अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हकीकत ये है कि हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं। लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। ये हम लोगों की पहले से डिमांड आई है और जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में उलमा का तज़किरा किया है कि किस तरीके से पहले ही से मुग़ल पीरियड से लेकर के आज तक उलमा इस बात की अपील करते आए हैं कि गाय को कहीं पर भी ज़बह ना किया जाए। और हमारे यहाँ उलमाए फिरंगी महल ने भी इस सिलसिले में गांधी जी की मौजूदगी में गाय को ना काटने के सिलसिले में फतवा भी जारी किया था, जिसका कि तज़किरा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। लिहाजा हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से उसकी
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन साक्षी सिंह जी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का ही खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अब्बास हैदर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जस्टिस यादव के जो रिमार्क्स रहे, जो ऑब्जर्वेशंस उनकी रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि जगह जगह पे गौशालाएं तैयार हो जाएं। छुट्टा गाय दूध देना छोड़ देती है, उसके बाद उसके मालिक अक्सर देखा जाता है कि उसको छुट्टा छोड़ देते हैं और वो फिर खेतों में फसलें खराब करती है, उसके बाद वो सड़कों पे मर जाती है, कुत्ते और जानवर उसको खाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद ऐसी स्थिति हो जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। तो सबसे पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जगह जगह पे गौशाला हो और जो उसका प्रबंधन है, जो उसका मैनेजमेंट है गौशालाओं का, उनको ऊपर सजा होनी चाहिए अगर खुली गायें कहीं पे घूमती फिरें। और ये बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है, इसको पूरे देश में जो है आप इसको इम्प्लीमेंट करें, हाई कोर्ट के फैसले को संज्ञान ले सरकार। साक्षी सिंह जी, गाय को नेशनल एनिमल बनाने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई कम्युनिटी, कोई फिरका ऐसा नहीं है जो इसकी मुखालफत कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो बात अब्बास हैदर साहब ने उठाई है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जो गौशाले बनाई जा रही हैं या जिस तरह के काउ शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए थे, उनमें तमाम तर सही इंतजामात तो हो। ऐसा ना हो कि खुले गाय को छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, उस पर भी गौर होना चाहिए। क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल बहुत ही सही बात कही है इन्होंने, और इसमें योगी सरकार लगातार कार्य कर भी रही है। जगह जगह पे हर जिले में ये गौशाला बनाई जा रही है, उनके लिए फंडिंग भी की जा रही है। तो लगातार इस पे कार्य हो रहा है और बहुत अच्छे से और भी आगे बढ़ चढ़ के हमें और भी हिस्सा लेना चाहिए चीज में, क्योंकि गाय का अभी तक जो बात आती थी कि मौलिक अधिकार है गाय खाना हमारा, तो आज हाई कोर्ट ने उस पर भी एक पाबंदी लगा दी। उन्होंने बता दिया है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को मार के खाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने बहुत साइंटिफिकली भी इसको जस्टिफाई किया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से एक गाय जीवित रहते हुए 410 से 440 लोगों का पेट भर सकती है, वही मरने उपरांत वो मात्र 80 लोगों का पेट भर सकती है। तो जहां हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो वहां पे इस चीज को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। वही उन्होंने साइंटिफिकली जो एक और बात भी कही थी, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि गाय एक ऐसा जानवर है जो इनहेल और एक्सेल दोनों ही ऑक्सीजन करते हैं, जबकि हर एक लिविंग क्रिएचर जो है वो इनहेल, जो एक्सेल है कार्बन डाइऑक्साइड करता है, उसके साथ दीगर गैसेस भी एक्सेल करता है जिसमें ऑक्सीजन का रेजिड्यू भी होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक गलत साइंटिफिकल फैक्ट भी जो है रिमार्क किया गया है। साथ ही आपने ये कहा कि फंडिंग की जाती है, लेकिन बावजूद इसके गौशालाओं में देखा जाता है कि 200 से 250 के करीब जो है गौशालाएं सिर्फ इस वजह से उनकी मौत हो जाती है कि उनको जो है खाना उन तक नहीं पहुंच पाता, उनकी फीडिंग जो है प्रॉपर नहीं होती है। क्या वजह है इसकी? चीजें आती हैं सामने तो उन्हें वहां सजा भी मिलनी चाहिए। तो हमें रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जहां पे जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिल पाए, ताकि ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए। साक्षी जी, आपने फंडिंग की बात की कि फंडिंग की जाती है सरकार की जानिब से, लेकिन गौशालों में 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा गायें जो है वो इस वजह से मर जाती है कि उनकी प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती है, स्टार्वेशन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। देखिए, कई बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं, लेकिन जब से योगी सरकार आई है इस पे काफी काम हुआ है और काफी सुधार देखने को मिला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में और सुधार इस चीज में देखने को मिलेगा और गौ हम सुरक्षित कर पाएंगे। अब्बास हैदर साहब, गौ अभी भी सुरक्षित नहीं है बावजूद इसके कि योगी की सरकार है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जगह जगह पे आपको अक्सर जो है सड़क पे गायें जो है आपको पड़ी मिल जाती है, मरी हुई, उसको जानवर नोच रहे होते हैं। तो ये जो मैंने पहले भी कहा कि जो आपकी गौशालाएं हैं उसके जो प्रबंधन है, अगर उन पे आप नकेल कसें, उनको आप डराएं, उनको आप सख्ती से कहें कि अगर गाय बाहर दिखी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है जो गौ जिस तरह से वो भूखी मर रही हैं, जिस तरह से सड़कों पे मरी पड़ी हैं गायें, तो उस पर ज्यादा रोक लग पाएगी। इसके साथ ही साथ जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया कि जो गायें भूख से मर जाती है, उनको खाना नहीं मिल पाता है, तो जो गौशालाएं हैं उनके प्रबंधन जो है वो भी जो है गाय को उनको रखने में सही से वो सरकार से पैसा लेते हैं, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं। ये बहुत जगह देखा गया है। लगभग उत्तर प्रदेश में मैं सैकड़ों उदाहरण
उदाहरण दे सकता हूँ, साक्षी जी यहाँ पे रहती, वो भी जानती हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है सही से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन देखे गाय के जो गौशालाएं हैं उनका, ताकि वो फसलें भी ना खराब करे गायें, क्योंकि खुट्टा छूटेगी तो उत्तर प्रदेश में आज की देश में किसानों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो किसानों की फसलें हैं वो गायें खराब कर रही हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है, फिर वो गौशालाएं भी नहीं है कि वो उनको केटर कर ले, उनको अपने पास रख ले, महान समाज ने भी यही पॉइंट इनफैक्ट रेज किया है। साक्षी जी, महान समाज का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है, जो लोग देख रेख करते हैं वो भी है इसके, क्योंकि वो तब तक ही गाय को अपने पास रखते हैं जब तक कि गाय दूध दे रही होती है, लेकिन उसके बाद जब उम्र बढ़ जाती है और दूध देना बंद हो जाता है तो उनको खुला छोड़ दिया जाता है, कोई देख रेख नहीं होती है, जिस वजह से फिर किसानों को भी बहुत परेशानियों का सामना होता है। वही हमने देखा कि पिछले 4-5 सालों में 10,000 के करीब जो गायें हैं उनकी मौत हुई है। देखिए, हाईकोर्ट ने भी इस बात के लिए बोला है कि जो लोग नहीं इनकी देखभाल करते हैं या जब वो दूध देना बंद कर देती है, जब उन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें दोषी वो भी उतने ही है जितने जो मार के खा रहे हैं वो लोग हैं। तो इस चीज पे जब रोड मैप तैयार होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। और लगातार योगी सरकार पिछले 4 वर्षों में इस पे कार्य कर रही है। खेतों में फेंसिंग का भी कार्य चल रहा है, जगह जगह पे गौशाला भी बनाई जा रही है, तो इसमें सुधार हो रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में और भी सुधार देखने की उम्मीद है हमें। ये बताएं साक्षी जी कि क्योंकि मैंने आपको ये डेटा बताया कि पिछले 4-5 सालों में 10,000 के करीब गायें जो हैं वो गौशालाओं में जिनकी मौत हुई है, जबकि पूरा जो कानून है यूपी में अगर देखा जाए पूरा ध्यान इस तरफ है कि काउ स्लॉटर न किया जाए, उस हिसाब से प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन फोकस ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा जो डेथ रेट है वो तो गौशालाओं में हो रही है। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को भी नहीं चाहिए कि अपना फोकस जो है थोड़ा सा शिफ्ट करके सही से दिया जाए ताकि इतनी ज्यादा गायों की जो गौशाला में मौत हो रही हो वो ना हो? जी बिल्कुल, इस चीज को मॉनिटरिंग किया जा रहा है और लगातार जहां जहां पे आरोपी मिल रहे हैं उनको सजा भी दी जा रही है, उनके ऊपर एक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो तभी हम देख रहे हैं थोड़े हालात बेहतर हुए हैं। अभी जब से ये योगी जी की सरकार आई है तब से गौ रक्षा के लिए लगातार कार्य चल रहे हैं और यही कारण है कि अभी गौ का महत्व आम जनता भी समझ रही है। तो क्यों ऐसा है कि अभी भी ये माना जा रहा है कि गाय जो है वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, अभी उस पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कार्य हो भी चुका है, इस चीज को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में हमें और स्थिति बेहतर नजर आएगी। अब्बास हैदर साहब, ये बताएं कि बार बार जो है अगर हम यूपी में भी देखें तो गाय प्रोटेक्शन को लेकर के, काउ स्लॉटर को लेकर के, जहां पर प्रोटेक्ट करने की बात होती है अमली तौर पर प्रोटेक्शन कम होता है, लेकिन उस पर सियासत ज्यादा होती है और खास तौर से ये बहस तब ज्यादा उठती है जब इलेक्शन नजदीक होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, गाय जो है वो हर समाज, वो एक पर्टिकुलर तबके की श्रद्धा जुड़ी हो सकती है, लेकिन हर समाज चाहता है कि गाय का प्रोटेक्शन हो, गाय को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इसको कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बना लेती है, इसको धर्म के साथ जोड़ करके लोगों को बांटने का काम करती है, फसादात और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, सबको इसका फैसला करना चाहिए और गाय को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि गाय एक समुदाय, एक मेजॉरिटी समुदाय की श्रद्धा के साथ जुड़ी है, उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, अभी ये बहन बता रही थी कि जो है खेतों की फेंसिंग हो रही है, मुझे नहीं पता किस खेत की कहाँ फेंसिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कितने करोड़ों स्क्वायर मीटर भूमि में खेत हैं, तो उनकी फेंसिंग ये कर रहे हैं, बता रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आंकड़े लाए हैं, कहाँ से इनकी दलील है ये। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है इस विषय पे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप गाय का प्रोटेक्शन उसके गांव में दे देंगे, अगर आप गाय को शेल्टर दे देंगे और वहां पे सुनिश्चित करेंगे कि सारी व्यवस्था है, उसके खाने पीने की जो व्यवस्थापक हैं वो उसको छोड़े नहीं दे रहे हैं जब वो दूध बंद कर देती है, तो मुझे लगता है गाय की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी, गाय को कोई खतरा नहीं रहेगा किसी से भी। जी साक्षी जी, जब ये पूरा बहस छिड़ जाती है तो पूरा जो मुद्दा है वो ज्यादातर काउ प्रोटेक्शन, काउ स्लॉटर को लेकर के हावी हो जाता है, जबकि अगर हम देखें फॉडर बैंक जो है मॉडल कायम किया है यूपी सरकार ने, वहीं पर मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता
योजना भी कायम की गई है जिसके जरिए चारा जो है पहुंचाया जाता है जो गौशाला है उनको, और जो फीड है उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसकी यूपी की नहीं, अगर हम दीगर रियासतों की भी बात करें तो गौशालाओं में या किसानों के पास जो है वो चारे की कमी हो जाती है। क्या वजह है कि अगर ये तमाम जो स्टेप्स लिए भी जाते हैं, अगर इनका जो है कागजी तौर पर सामने आते भी है, लेकिन जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गौशालाएं हैं, वहां पर ये फायदे नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, सरकार प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है और वो सुनिश्चित करने का कोशिश कर रही है कि हर गाय, कोई भी गाय भूखी ना मरे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी कहीं कहीं से हमें सुनने को मिलता है कि जहां पर गाय, तब भी गाय अगर खत्म हो रही है, वो भी भूख की वजह से खत्म हो रही है, तो वहां पे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है लगातार। हर ग्राम पंचायत लेवल पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पे ये गौशाला बनाई जाए। तो ये कितने केसेस होने वाला नहीं, इन मामलों में रजिस्टर हुए होंगे, कितने लोगों को इसमें सजा हुई होगी? क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर केसेस जो रजिस्टर होते हैं, ज्यादातर लोगों की जो गिरफ्तारी होती है वो इस शक के बिना पर होती है कि काउ स्लॉटर हुआ है या बीफ कंजप्शन हुआ है। तो वही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि पूरा मुद्दा वहीं पर डाइवर्ट हो जाता है। देखिए, दोनों चीजों की सूचनाएं मिलती हैं। आजकल जनता इतनी जागरूक हो गई है कि अगर किसी भी गौशाला में, किसी भी गांव में अगर कोई ग्राम पंचायत लेवल पे कोई गौशाला है, वहां पे किसी प्रकार की भी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। दूसरी ओर स्लॉटर की भी और साथ में जो भुखमरी से मरती हैं उनकी भी, दोनों तरीके की सूचनाएं पुलिस थाने में दी जाती हैं और आरोपी जो भी होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो लगातार केसेस सुनने को मिल रहा है। इसी वजह से थोड़ा अंतर भी आया है, जब आरोपी को सजा मिलती है तो दूसरी जगह भी सबक लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सुधार भी देखने को मिला है। हम कितने ही मामले होंगे जो, और ये धर्म का विषय नहीं रह गया है, क्योंकि देखिए जैसे अभी बताया आपने कि अभी की बात नहीं करूं, अगर मैं पहले कभी अगर हिस्ट्री को भी उठा कर देखूं, कई मुस्लिम राजाओं ने भी और हिंदू राजाओं ने भी गौवध एक दंडनीय अपराध बताया है। तो ये धर्म की बात आस्था का केंद्र नहीं रह गया है। और कोई भी किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ फर्द इस बात की मुखालफत नहीं कर रहा है। सब इसके हिमायत में ही आए हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। लेकिन इस बयान में जो ऑब्जर्वेशन दी गई उस रिमार्क्स में कई और बातें भी ऐसी है जहां पर साफ तौर पर जस्टिस यादव ने कहा है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए इस तरह से जो है बिल पेश होनी चाहिए। अब्बास हैदर साहब, करंट सिचुएशन क्या है? इस करंट सिचुएशन को कैसे समझे? सिचुएशन का मेरा मानना, करंट सिचुएशन जो हाई कोर्ट का रिमार्क है, उन्होंने जो है आपके जो माइथोलॉजी, उसका माइथोलॉजी का कई बार जस्टिस यादव ने अपने जजमेंट में जिक्र किया है। और करंट सिचुएशन से मतलब ये है कि सरकार की जो अव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में गाय के प्रति, जो उनका रवैया है, क्योंकि गाय का नाम लेकर के वोट तो इन्होंने ले लिया, सत्ता में भी आ गए, लेकिन गाय के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, सिर्फ वो कागजों पे है। तो जस्टिस यादव का मतलब यही है कि उनके संरक्षण के लिए आप मौके पे काम करें, गाय का संरक्षण गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले में आप सुनिश्चित करें। तो यही उनका ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है। और सरकार को इस फैसले का संज्ञान लेकर के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके फैसले को हम सब स्वागत करेंगे। आप इस हाईकोर्ट के जजमेंट को संज्ञान अगर आप लेंगे और उसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो हम सब स्वागत करते हैं उसका। साक्षी जी, बीजेपी पर हर बार ये इल्जाम लगता ही आ रहा है कि बीजेपी जो है गाय के नाम पर सिर्फ सियासत करती है, लेकिन असल काम जो करना होता है वो नहीं करती है, क्योंकि ये सिर्फ वोट पाने की सियासत है। देखिए, विपक्ष का काम ही ये होता है कि आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे नहीं हो, गौ उसका हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है और रहेगा। तो लेकिन अगर देखा जाए, जब से योगी सरकार यहाँ पर आई है 2017 के बाद में, लगभग 45 अस्थायी गौशालाएं खोली गई हैं। तो लगातार इस पे कार्य हो रहा है और हर ग्राम पंचायत लेवल पे खोली जा रही है। जी, अब्बास हैदर साहब, साक्षी जी बता रही हैं कि क्या कुछ काम किए गए हैं, गौशालाएं खोली गई हैं। हालांकि कोविड के दौर में भी जो है योगी आदित्यनाथ ने हेल्प डेस्क भी क्रिएट किए थे और काउ शेल्टर्स भी बनाए गए थे, पर क्या वो काफ़ी था या फिर वो सिर्फ ऐलानात किए गए थे जिन पर कोई काम नहीं हुआ था?
देखिए साक्षी जी, कागज में तो 4500 गौशाला पहली चीज तो 4500 भी अगर बनी है तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त है? पहला सवाल। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा ग्राम है, 4500 गौशाला आप कहें, जबकि वो भी कागजों में है। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में 2017 में इन्होंने कहा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे और 4.5 लाख नौकरी देने की बात इन्होंने कही। जब हमने आरटीआई में पूछा कि किन विभागों में कहां पे नौकरियां दी, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास आंकड़े मौजूद नहीं है 4.5 लाख के भी। उसी हिसाब से 4500 गौशाला की बात कर रही हैं, उसके भी जो है मौके पे कहीं नहीं है, वो कागजों में है। आज यूपी में 5,42,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। 70 लाख का वादा इन्होंने किया था, 4.5 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहे, जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से 4500 गौशालाएं भी हैं जहां पे ना कोई काम हो रहा है, कागज पे तो बन गई है, ना वहां पे जो है चारा है उनके लिए, ना वहां पे कोई व्यवस्थापक है, लेकिन कागज पे काम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट में लिखा था कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सब राम भरोसे ही हैं। तो बस इसी बात को मैं प्रोपोगेट करूंगा। साक्षी जी, काम जो है काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर्स पर जो है ये सारे काम है, इस तरह के इल्जामात ओपोजिशन बीजेपी पर लगा रही है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें कि दिसंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही जो है रिमार्क आया था, उनका कहना था कि जो केसेस गौ प्रोटेक्शन के रिलेटेड आते हैं उनमें कई ऐसे केसेस हैं जिनमें इनोसेंट्स को फंसाया जाता है, पुलिस के पास उन मामलों में सही तरह से सबूत भी नहीं होते हैं। देखिए, अभी जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी जो हमारे दूसरे प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो किस पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या सपा के हैं? क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। अब्बास हैदर साहब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी, पिछले ये जो प्रियंका गांधी जी ने ये बात लिखी थी उसका जवाब बार बार दिया गया है कि हमने 4.25 लाख नौकरियां दी हैं और डिटेल भी दी गई है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में नौकरियां दी गई है। तो ये क्लियर हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपको। रही बात और अन्य नौकरियों की, तो हमने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई स्टार्टअप आरटीआई में हमने मांगा था, अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है। आरटीआई का मुझे नहीं पता आपके, लेकिन बार बार हम जवाब दे रहे हैं और आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, हम लोग कई बार दे चुके हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने अभी जवाब दे दिया, आप कहाँ पे कितनी दिए? मैं बिल्कुल अभी आपको देती हूँ, अभी बता दें, आप अभी बता दें कहाँ कितनी दी है। एक हर डिपार्टमेंट का बता रहे हैं, क्योंकि जब प्रियंका गांधी जी ने खुद मांगा था तो मोदी योगी जी को देना आवश्यक था, तो उन्होंने तुरंत दिया भी था उसका जवाब। साक्षी जी, यहाँ पर डेटा की बात एक बार आप कंटिन्यू करिए, मैं अभी दे रही हूँ आपको। जी, अब्बास हैदर साहब, साक्षी जी आपको कह रही हैं कि वो डेटा जो आपको पुलिस विभाग में 1,43,445 नौकरियां दी गई हैं। बेसिक शिक्षा में 1,25,987 दी गई है। यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमने 32,685 दी है। स्वास्थ्य मिशन के आधार पे हमने 28,622 दी गई है। उत्तर प्रदेश जो यूपी SSSC के माध्यम से हमने 15,004 नौकरियां दी हैं। चिकित्सालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में हमने 8,556 नौकरियां दी है। यूपी PCL में हमने 6,507 नौकरियां दी है। उच्च शिक्षा में मैं जब आपकी सरकार से डेटा मांगता हूँ, जी डेटा ये हमारे जो बीजेपी का पेज है उससे भी दिया गया है। जब आपकी सरकार से डेटा मांगा जाता है आरटीआई में, तो वो आप कहते हैं कि आपके पास कोई डेटा नहीं है, पर वो डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है, वो आपको फिगर्स बता रही है। डिटेल में ये तो कोई आधिकारिक डेटा है नहीं जो सरकार की ओर से कौन कौन सी नौकरी, ये कोई आधिकारिक डेटा। आपके मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हमने लेखपाल में भर्ती करी है, वीडियो भी डाल दिया था किसी का, और उस व्यक्ति और लेखपाल में कोई भर्ती ही नहीं हुई। आपके मुख्यमंत्री जी ने तो वीडियो भी एक व्यक्ति का डाल दिया था कि आपने लेखपाल में इनको भर्ती, देखिए मुख्यमंत्री, जबकि लेखपाल में तो कोई भर्ती नहीं हुई। तो इस तरह के जब झूठ और छलावे की राजनीति करती है, जब झूठ और छलावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, डिटेल है, आप चाहें तो उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आरटीआई के जरिए जब डेटा मांगा जाता है, मुझे आरटीआई के माध्यम से तो डेटा मिला नहीं, आप मुझे भेज दें, मैं बिल्कुल रिसर्च करता हूँ। ट्वीट किया था, उसके बाद में डिटेल सरकार ने दी है, मुझे उसकी जानकारी है और डिटेल हमारे पास भी है, और हो सकता है आपके पास भी हो, आप नहीं मानना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आरटीआई की जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि आरटीआई में अगर इन्होंने माना होता तो जब हर बच्चे के बिल्कुल मैं उस पर देखूंगा, उसकी डिटेल है तो आपको भी मिल जानी चाहिए थी। अब्बास हैदर साहब की साफ तौर पर उनका कहना है कि जब प्रियंका गांधी ने डिटेल्स मांगी, मैं तो सरकार से डिटेल्स मांगी गई थी और डिटेल्स जो है योगी सरकार की जानिब से दी भी गई थी, और आरटीआई के थ्रू, आरटीआई में हमने डिटेल मांगी थी। आप जी
नहीं, ये एक्चुअली इनके दो रूप हैं। एक ये चुनावी बात अलग करते हैं और पार्लियामेंट में और आधिकारिक रूप से बात अलग करते हैं। भाषण में तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। भाषण में ये कहते हैं कि यूपी में इनके आने से पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे और इन्हीं के मंत्री। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जब राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो उस हिसाब से क्यों जो है डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सबके शक व शुबहात जो है उसी से दूर हो सकते हैं। एक आम आदमी भी जो है आरटीआई के जरिए सरकार से जवाब मांग सकता है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आरटीआई का जवाब दिया जाए, डेटा प्रोवाइड किया जाए। साक्षी सिंह जी और अब्बास हैदर साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।